ओके, तो क्वेश्चन था हमारा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल में कितना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना था वोल्ट में या फिर जूल में, है ना। एक्चुअली जो वोल्ट होता है वो भी हमारा वर्क डन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही बताता है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है हमारी चार्ज की? 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। यही होती है। तो बस इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू रखना था 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट या फिर जूल। ये इसका आंसर था। केवल ई की वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सर ये हमारे ये आपको क्लास में बताया था, हो सकता है आप उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे, बट ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए होता 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे होता अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 2e हो जाता, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो जाता। ठीक है, जो भी होगा e की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है बस इसमें। ठीक है, और कोई पेपर में डाउट? चलिए शुरू करें। आज हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। वर्क, एनर्जी एंड पावर। उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कुछ कंसेप्ट्स को जो हमने स्टडी किया है, जो इस चैप्टर में काम में आएंगे। दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के अंदर। बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर, द आउटपुट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस द स्केलर क्वांटिटी एज द आउटपुट, है ना। ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये आता था हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये होता था हमारा ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है हमारा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फॉर एग्जांपल वे हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी के बीच में अगर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, या फिर इसे हम कह सकते थे ए बी। ए बी, ए बी के अंदर क्या करते थे हम? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेक्टर ए दे रखा है 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, वेक्टर बी दे रखा है हमें 2 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 1 k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखे, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए डॉट बी। बताइए कैसे निकालेंगे ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके cos थीटा लगाना। हाँ, या तो हम क्या करें, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और हम लेंगे यहाँ पे cos थीटा। एंगल अगर हमें दे रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं दे रखा तो हम फाइंड आउट करके यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे। थीटा कैसे निकालेंगे? y बाय एक्स करके। इसका दूसरा तरीका क्या था हमारे पास? दूसरा तरीका क्या था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू जा 10 प्लस माइनस 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 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, माइनस का है तो माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा -2 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू -11। क्या हमारा दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एज ए स्केलर क्वांटिटी आ रहा है? एग्री कर पा रहे हो? तो यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट, यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट दैट गिव्स द आउटपुट एज ए स्केलर क्वांटिटी।
the multiplication of two vector quantities which gives us the output as a scalar quantity is defined as the dot product. And in basically dot product we use the cos theta component, and in cross product we use the sin theta component. अगर हम बात करें sin theta क्रॉस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होता a क्रॉस b, तो वो होता हमारा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और sin थीटा, दोनों के बीच में बनने वाले एंगल का साइन, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारा जो काम में आएगा वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो मेनली हमारा काम में आएगा। क्यों काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे काम में आने वाला है और कब काम में आने वाला है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब हम वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, कब हम टॉर्क के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। दोनों का फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, बट एक में डॉट प्रोडक्ट है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्यों ऐसा करते हैं, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा बेसिक स्टार्टिंग, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें करना है वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, हमें डॉट प्रोडक्ट किसका निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मतलब ए वेक्टर से हमें बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर को मैग्नीफाई करना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ए वेक्टर का हमें 2 टाइम्स चाहिए, तो यहां पे जब 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा चेंज, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, एक ही डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ कांस्टेंट, देन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन डजंट चेंजेस। व्हाट इट मींस, इट मींस कि यहां पे अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2a डॉट b का, तो यहाँ पे a के अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स हो जाएगा तो सिंपली जो भी a की वैल्यूज दे रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a वेक्टर जो यहाँ पे हमारा 1i के प्लस 2j के माइनस 3k के था, वो a वेक्टर यहाँ पे कन्वर्ट होकर के हो जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू 2i के माइनस 2 4j के माइनस 6 प्लस 4j के माइनस 6k के। ये हो गया अब हमारा वेक्टर 2 है। इसे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किससे, वेक्टर b से, तो हमारे पास फाइनल जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ, डायरेक्शन कैसे निकालना है? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर कोई वेक्टर है वो x y और z तीनों डायरेक्शन में लाई कर रहा है, मतलब 3D में है, 3D के अंदर है, तो यहाँ पे जो i कंपोनेंट है वो बताता है कि x एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पे है, j कंपोनेंट बताता है कि y एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पे है, और k कंपोनेंट बताता है कि वो z एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता है कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई z एक्सिस, ये हो गई हमारी माइनस x एक्सिस, ये हो गई हमारी माइनस y एक्सिस, और ये हो गई हमारी माइनस z एक्सिस। 3D में, 3D में, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, ऐसे है कुछ x y z, x y z। तो अब हमें मान लो ये वेक्टर दिखाना है कि ये वेक्टर कहां पे है हमारा, ये वाला वेक्टर कहां पे है। तो अगर हमें किसी वेक्टर के तीनों फैक्टर्स दे रखे हैं, i की वैल्यू भी है, j की वैल्यू भी है, k की वैल्यू भी है, तो वो जो वेक्टर है वो 3D में है। वो वेक्टर कहां पे, 3D में है, वो किसी प्लेन में नहीं है, वो फ्री स्पेस में है। तो अगर हम बात करें इस वाले वेक्टर की, a वेक्टर जो कि हमें दे रखा है 1i के प्लस 2j के माइनस 3k के, तो यहां पे देखो क्या बता रहा है ये, i कैप के साथ में मैग्नीट्यूड कितना है 1, i कैप के साथ में मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो यहां पे हम i कैप मतलब x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 पे डॉट मार्क करेंगे। j डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना बता रखा है हमें 2, j मतलब कि y डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे 1 2, और तीसरा माइनस 3 मतलब z डायरेक्शन में माइनस 3। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जिस पॉइंट पे ये तीनों परपेंडिकुलर्स मैच होंगे फ्रॉम द ओरिजिन, वही डायरेक्शन होगी किसकी, इस वेक्टर की। तो अगर कोई वेक्टर हमारा 3 डायमेंशन में लाई कर रहा है, जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट भी है, तो उसे फाइंड करने के लिए हम डीसीज एंड सीसीज, डीआर्स एंड सीआर्स, इन क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पढ़ेंगे। डीआर्स और सीआर्स क्या होते हैं, डीसीज एंड सीसीज क्या होती है, ठीक है, ये चीजें आप पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर, कि अगर कोई 3 डायमेंशंस के अंदर वेक्टर दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि अगर कोई वेक्टर है
जैसे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहां से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहां से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, उसके टॉप पॉइंट का जो पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, वो पार्ट कहां पे लाई कर रहा है, वो पार्ट कहां पे लाई कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया हमारा 3 डायमेंशनल एनालिसिस। इसी की जगह अगर हम बात करें किसी ऐसे वेक्टर की जिसके अंदर केवल और केवल 2 कोऑर्डिनेट्स है, फॉर एग्जांपल वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, या फिर ले लीजिए वेक्टर b 1k कैप 1j कैप माइनस 2k कैप, या फिर वेक्टर c ले लीजिए 1i कैप माइनस 5k कैप। अब ये जो वेक्टर्स है जिनके अंदर केवल और केवल कितने कोऑर्डिनेट्स है हमारे, 2, ये वेक्टर्स आपके सिलेबस में किस रेस्पेक्ट में, डायरेक्शन की रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए आपको पूछा कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए किसमें, 2 डायमेंशनल्स के अंदर, तो ये वाले वेक्टर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, तो 3 वाले आए थे डायरेक्शन, हाँ 3 वाले आए थे, उसके अंदर आपको केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था, जो भी हमने किया है ना। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है -3, बस ये रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंटेशन था। अगर हमें एग्जैक्ट निकालनी है डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एंगल, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे, 2 कोऑर्डिनेट वाले वेक्टर्स आएंगे। अगर 3 कोऑर्डिनेट वेक्टर वाला आ गया तो केवल आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना है, इनकी डीसीज एंड सीसीज नहीं निकालनी, सीआर्स डीआर्स नहीं निकालनी है, वो हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप जाओगे तो आएगा। क्लियर है? तो अब इनका एंगल कैसे निकालेंगे, इनका एंगल और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अगर कोई जो आपका वेक्टर है वो 2 डायमेंशंस में है, अब 2 डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया कि वो किसी एक प्लेन में होगा, वो किसी एक प्लेन में होगा, या तो वो होगा हमारा एक्स वाई प्लेन में, इस वाले प्लेन के अंदर होगा, कहीं पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, या फिर वो होगा वाई जेड प्लेन के अंदर, मतलब इस वाले प्लेन के अंदर वो कहीं पे भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है एक्स जेड प्लेन के अंदर, वो इस वाले प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर्स होते हैं वो किसी प्लेन के अंदर होते हैं, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो फ्री स्पेस में होते हैं, वो फ्री स्पेस में होते हैं, 3D में होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए दे रखा है, इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 2। अब मान लीजिए हमें ये वाला वेक्टर दे रखा जो कि j और k, जिसमें j कैप का कंपोनेंट भी है और k कैप का कंपोनेंट भी है, मतलब ये कौन से वाले प्लेन में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका y और माइनस z, y और माइनस z वाले प्लेन के अंदर ये लाई कर रहा है। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, y और माइनस z वाले प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन से में लाई कर रहा है हमारा, ये वाला वेक्टर, ये i और k है, मतलब x और z, x और माइनस में k कैप है, मतलब कि माइनस z, तो x और माइनस z का जो आपका प्लेन होगा उस प्लेन में लाई कर रहा है कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बढ़े आगे? यस सर। तो अगर 2 डायमेंशंस के अंदर कोई वेक्टर आ रहा है तो आप डायरेक्शन निकालिए tan इनवर्स y बाय x से। अगर 3 डायमेंशनल में वेक्टर दे दिया आपका तो फिलहाल आपको केवल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट लेकर के। क्लियर है? बढ़े आगे? एक बार देख लो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर। बढ़े आगे? यस सर। चलिए अब देखिए वर्क का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क पढ़ा होगा ना क्लास 10th में। वर्क सर एफएस cos थीटा, एफ कॉस थीटा पढ़ा है हमने। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पढ़ा है, या फिर W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, या फिर W इज इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़ा है वेक्टर की फॉर्म में। यही पढ़ा है हमने अब तक।
यस सर। बेसिक लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस। फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल में वर्क का मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो पूरा डिस्प्लेसमेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, तो उसके कारण वर्क डन होता है। मतलब कार जब हम किसी पे काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर चेंजेस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन होता है। तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई माइंड में। क्लियर है कि भाई मान लो अगर मैं दीवार को धक्का दूंगा, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन भी नहीं होगा। कंप्लीट। एक बात बताइए, आप घर पे है, मम्मी ने कहा बेटा धनिया लेकर के आ जाओ। आप यहाँ कहाँ पे, आप अपने घर पे है, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। मम्मी ने कहा बेटा धनिया लेके आ जाओ। बच्चा जाता है, धनिया वाले की शॉप पे जाता है, धनिया लेता है, वापस घर आ जाता है, वापस घर आ जाता है। इतने में सर का फोन आता है। सर पूछते हैं नमस्ते मैडम, कैसा है आपका बच्चा, काम वाम करता है कि नहीं घर पे? तो मम्मी क्या कहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो भाई साहब बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, अभी धनिया लाने का, धनिया लिया है, जो काम कहते हैं वो कर देता है। यही कहेंगे मम्मी। लेकिन अगर हम साइंस की नजर से देखें, अगर हम साइंस की नजर से देखें तो मुझे बताइए यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? आप घर से गए, धनिया लेकर के वापस घर को आए, वर्क डन W कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो F इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। वर्क डन 0 है। सर तो कह रहे हैं कि वर्क डन 0 हुआ, मम्मी कह रही है कि बच्चा काम करता है, वर्क डन करता है, टास्क दिया, वर्क डन कंप्लीट। धनिया लाने को कहा, धनिया लिया। अरे तो ये धनिया जो लेके आया वो कहां गया? साइंस वाले सर तो बोलते, टीचर बोलते कि कोई काम नहीं किया, वर्क डन 0 है। मम्मी बोल रही बच्चा बहुत अच्छा है, हर काम करता है, धनिया लाने का लिया है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कौन सही, पेरेंट सही या टीचर सही, साइंस सही या फिर इमोशन सही? कौन सही कौन गलत, कैसे पता लगेगा? बताइए कौन सही कौन गलत, कैसे पता चलेगा? बताओ बताओ बाबा। एक तरफ वर्क डन 0 आ रहा है, एक तरफ वर्क डन पूरा आ रहा है, जो कहा पूरा कर दिया काम। सर अगर मैं धनिया नहीं लेके आता तो वर्क डन 0 और लेके आ गया इसलिए सर नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि आप धनिया लेकर के आ गए हो तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 खत्म। एनर्जी का क्या करूं मैं, मेरे को तो वर्क डन से मतलब है। वर्क डन 0 हो गया, अब क्या किया जाए? तो देखिए, हाँ बताइए बताइए, ट्राई कीजिए, अभी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। धनिया का वर्क डन हो गया ना सर, धनिया डिस्प्लेस हो गया। धनिया का वर्क डन नहीं, आपका वर्क डन पूछे। ये थोड़ी पूछ रहे कि धनिया काम करता है कि नहीं करता। हम तो ये पूछते नहीं कि बच्चा काम करता है कि नहीं करता। भाई काम किया किसने? आपने किया ना। धनिया लेके कौन आया है? आप ही तो लेके आए हो। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, एक्चुअली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, वर्क डन तो यहाँ पे हुआ है, पहली चीज, वर्क डन तो यहाँ पे हुआ है, और वर्क डन यहाँ पे नहीं भी हुआ है। अब दोनों चीजें सही कैसे हो सकती है? दोनों चीजें ऐसे सही हो सकती है कि यहां पे केवल एक फोर्स काम नहीं कर रहा है। फील करना, चीज को फील करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे केवल एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहां पे हमारे मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कौन से? पहला फोर्स तो काम कर रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला फोर्स तो काम कर रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा काम कर रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। चीज समझना। तो एक फोर्स के कारण वर्क डन जो है वो 0 हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे फोर्स के कारण तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है? बंदा यहां से यहां पे गया, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगा, F ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ हमारा F ऑफ W1 इज इक्वल टू F ऑफ K1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मान लीजिए x डिस्टेंस है x, वर्क डन कितना हुआ हमारा? माइनस। क्यों? क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा था, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था। भाई आप इधर चल रहे थे, हमेशा हम क्या कहते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करता है। तो वर्क डन इस फ्रिक्शन के कारण कितना होगा? W1 इज इक्वल टू माइनस F K1x। यहां से यहां पे गया बंदा, फिर जब बंदा यहां से यहां पे आ रहा है, यहां से यहां पे आ रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा। फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस
Fk1x फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले यहां से यहां लग रहा था तो यहाँ पे फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा था, अब यहां से यहां जा रहे हो तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो दोनों में हमारा वर्क डन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Fkx माइनस Fkx, दोनों को ऐड कर दो, W1 प्लस W2, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 Fk इंटू एक्स। क्या वर्क डन हुआ है हमारा यहाँ पे, क्या हमारा वर्क डन हुआ है यहाँ पे, वर्क डन हुआ है ना भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ है। तो ये वर्क डन किसके अंडर हुआ हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हुआ है। ये वर्क डन किसके कारण हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हुआ है। तो ये वर्क डन जीरो किसके कारण हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हुआ है। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस फोर्स के रेस्पेक्ट में कितना वर्क डन हुआ, कैसे हुआ, कैसे निकालना है। एक के कारण तो जीरो और दूसरे के कारण माइनस 2 Fkx हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आता है कि यहां पे हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक फोर्स कहलाता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, एक फोर्स कहलाता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई किन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव कहेंगे, किन फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो एक बार आप सर्च कीजिएगा, अपनी बुक को थोड़ा टटोलिएगा, आपको मिलेगा एक कंसेप्ट निकल के, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनकी हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा वर्क डन हमारा हो रहा है और कौन सा वर्क डन नहीं हो रहा, किसके कारण कंसीडर करना है, किसके कारण कंसीडर नहीं करना है, किस फोर्स के कारण वर्क डन हमारा केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और किस फोर्स के कारण वर्क डन हमारा टोटल पाथ पे डिपेंड करता है। These are the basic differences between conservative and non-conservative forces. इन सब की स्टडी हम डीप में करेंगे, एक पूरा लेक्चर कवर करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनके एप्लीकेशंस एंड उनके डिफरेंसेस। तो आज के लिए इतना काफी है। इस क्वेश्चन को आप सोचिएगा किस तरह से क्या हुआ है, लेक्चर को एक दो बार देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है? यस सर। सो कल स्कूल आना है ना? हाँ बिल्कुल, कल स्कूल आना है, कल स्कूल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। ओके।